वेलकम टू माय चैनल रेलवे अड्डा के किसी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है डेली हम लोग एसएससी का, जीडी का हो, सीजीएल का हो, किसी भी प्रकार का जीके जीएस का क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। और चलते हैं बिना कोई समय गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है, गंडीकोट्टा घाटी जिसे भारत की बृहत घाटी यानी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है। तो आपको पता है कि भारत की जो बृहत घाटी है यानी बहुत बड़ी घाटी जो है, जिसको इंग्लिश में ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वो है गंडीकोट्टा घाटी, जो कि आपको है आंध्र प्रदेश में। आप ऑप्शन डी देख रहे होंगे, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। और कुछ इससे मिलते हुए कोई क्वेश्चन भी मिलता है, जैसे साइलेंट वैली कहाँ है। साइलेंट वैली को ही इंग्लिश हिंदी में हम लोग मुक घाटी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो मुक घाटी जो है वो कहाँ है, केरल में है, ये याद रखिएगा। दूसरा, फूलों की घाटी कहाँ है, तो ये याद रखिए उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, वहीं पे फूलों की घाटी चमोली के पास में है। नेक्स्ट देखते हैं, रानीखेत उत्तराखंड में प्रमुख स्थान है। ये हाल ही के ग्रुप डी में ये आया था कि रानीखेत कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है, प्रसिद्ध स्थान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यानी ये जो रिसर्च सेंटर है वो आलू का है, पोटैटो का। तो पोटैटो जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं नागपुर है, बी में है शिमला, सी में है कोलकाता और डी में है हैदराबाद। तो आंसर याद रखिएगा इसका बी हो जाएगा, यानी शिमला हो जाएगा। आलू शोध संस्थान कहाँ है, शिमला में है। कुछ मिलता हुआ जो क्वेश्चन मिलता है जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है, तो याद रखिएगा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है। SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो दोस्तों अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान दोस्तों कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, वहीं पे है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है। तो मौसम वेधशाला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पुणे में। मौसम वेधशाला कहाँ है, पुणे में। और वही आपको मौसम विज्ञान रहेगा यहाँ पे, मौसम विज्ञान तो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो याद रखिए मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है, जबकि वेधशाला कहाँ है, तो पुणे में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो च से चमड़ा, च से चेन्नई, चमड़ा जो है चेन्नई में है, याद रखिए चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चेन्नई में। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बताना है RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये ऑप्शन ए में है रैंडम टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन बी में है रियल टाइम ग्रेन सेटलमेंट, ऑप्शन सी में है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन डी में है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS याद रखिएगा, RTGS से आर से होगा रियल, टी से होता है टाइम, जी से होता है ग्रॉस, एस एस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म क्या होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे, याद रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में है, WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, W से हो जाएगा वाइड, ए से एरिया, एन से नेटवर्क। फिर WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो W से वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पे हो जाएगा। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, SIM का होता है। एस से होता है सब्सक्राइब, आई से आइडेंटिटी, एम से मॉड्यूल, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। अब यहाँ पे वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WI से वाई मतलब वायरलेस, और FI से फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। हम लोग मोबाइल में जो चलाते हैं वाईफाई, उसको फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है LAN का फुल फॉर्म क्या होता है। L से हो जाएगा लोकल, A से एरिया, N से नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म था जो एग्जाम में पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है ऑप्शन ए झारखंड, झारखंड में नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, उड़ीसा में है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट फैक्ट में देखते हैं, कुल्लू हिल स्टेशन कहाँ है। तो कुल्लू मनाली जो है आपको कहाँ है, वो हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा कुल्लू मनाली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं, गुन्नार हिल स्टेशन कहाँ है। तो गुन्नार हिल स्टेशन केरल में है, ये भी याद रखिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे घूमने जा सकते हैं आप लोग। गुन्नार हिल स्टेशन केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊटी हिल स्टेशन कहाँ है। तो ऊटी जो है आपको तमिलनाडु में है, बहुत ही अच्छा जगह है घूमने वाला। दार्जिलिंग हिल स्टेशन का है। तो दार्जिलिंग जो चाय के लिए प्रमुख जगह है, ये पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, तमिल महाकाव्य है शिल्पादिकरम का लेखन किसने किया। यानी कि ये जो पुस्तक है शिल्पादिकरम, उसके लेखक किसने किया। तो ये तमिल महाकाव्य है, याद रखेगा। इसके ऑप्शन सी में देख रहे हैं इलांगो आदिगल, इनके लेखक जो है इनका नाम क्या है, इलांगो
इलांगो आदिगल, आदिगल, इलांगो आदिगल है, ये याद रखिए, ऑप्शन सी में है। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो है उसके लेखक कौन है? विशाख दत्त है, ये भी याद रखिएगा, रिपीटेड है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका, इंडिका जो है मौर्य साम्राज्य में थे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे मेगास्थनीज, वही इंडिका लिखे हैं। यहाँ पे मृक्ष कटिकम यानी मिट्टी का खिलौना, इसके लेखक कौन है? शूद्रक है, ये भी याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र, ये पुराना वाला अर्थशास्त्र है, इसके लेखक होंगे कौटिल्य कहे या विष्णुगुप्त कहिए या चाणक्य कहिए। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, ये भी याद रखिएगा, ये इन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र। और नेक्स्ट है द गाइड के लेखक कौन है? तो द गाइड जो है इसके लेखक होगा आर के नारायण। द गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 6वां प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे देखते होंगे आप सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ऑप्शन ए में आपके मध्य प्रदेश में है, गोवा में है, गुजरात में है, राजस्थान में। तो आंसर डी हो जाएगा, यानी राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व क्या है? तो राजस्थान में है। या केवला देव भी याद रखिएगा, राजस्थान में है, केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा किसली। कान्हा किसली टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। एक और याद रखिएगा, बांधवगढ़ याद रखिएगा, बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय, बांधवगढ़ जो है ना वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश को ही हम लोग टाइगर स्टेट कहते हैं। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेर पाया जाता है। महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में स्थित है। एक गोवा में बहुत ही फेमस जगह अभयारण्य है, महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। गिर मतलब गुजरात, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पे। या आप कच्छ केरल में जो है आपको जंगली गधा दिख जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और नेक्स्ट देखते हैं, नक्शे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो हम लोग नक्शा बनाते हैं उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, नक्शे के अध्ययन को हम लोग करते हैं कार्टोग्राफी, CARTO, कार्टोग्राफी कहते हैं। नक्शा के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। ऑप्शन ए में है कैलीग्राफी, बी में है जियोग्राफी, सी में है कार्टोग्राफी, डी में है ऑटोलॉजी। अब इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। तो जियोग्राफी में क्या होता है? तो जियोग्राफी में होता है भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के बारे में जो आप विस्तृत अध्ययन कीजिएगा तो जियोग्राफी में कीजिएगा, ये याद रखिएगा। या आप शिलालेख का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एपिग्राफी पढ़ना होगा, एपिग्राफी में आप शिलालेख का अध्ययन कीजिएगा। और दांत का अध्ययन करने के लिए ऑडोंटोलॉजी का प्रयोग होता है, ऑडोंटोलॉजी साइंस में आप जाइएगा तो दांत का अध्ययन कर लीजिएगा। या ऑप्शन डी में है आपको ऑटोलॉजी, तो ऑटोलॉजी में क्या होता है? तो वो कान का अध्ययन होता है। आपके पास कान है तो कान का अध्ययन करने के लिए अध्ययन करने के लिए ऑटोलॉजी में होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? यानी कि इसरो जो है सबसे पहली बार जो मानव रहित उपग्रह जो छोड़ा था उसका नाम क्या है? तो आर्यभट्ट था। ये 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था, ये भी याद रखिए, 19 अप्रैल 1975 में। और यहाँ से मिलता जुलता ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आप याद रखिएगा। भारत का सेटेलाइट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो उडुपी रामचंद्र राव, उडुपी रामचंद्र राव को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का सैटेलाइट मैन कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है रितु करिघल, क्या है? रितु करिघल, इनको हम लोग रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया जो हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं? रितु करिघल को कहते हैं। या अब वुमेन है यानी कि महिला में है, अब पुरुष में क्या आएगा? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो डॉक्टर के सिवन को हम लोग कहते हैं, याद होना चाहिए। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? और के सिवन को कहते हैं। और यहाँ पे है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की मिसाइल महिला जो कहलाएंगी वो कौन कहलाएंगी? टेसी थॉमस, याद रखिएगा, टेसी थॉमस को हम लोग मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। वही भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहेंगे? तो APJ अब्दुल कलाम को कहेंगे, ये भी आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा आता है? तो आपको पता है कंप्यूटर मेमोरी में जो हम लोग चिप लगाते हैं उसका साइज सबसे बड़ा क्या होता है? तो आपको बता दें सबसे छोटा होता है 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। तो ऑप्शन ए में है पेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। तो यहाँ सबसे बड़ा जो साइज होगा वो योटाबाइट का होगा। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? योटाबाइट का। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 8 बिट बराबर 1 बाइट होगा, 1024 बाइट का बराबर एक KB होगा। कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहेंगे? तो AL ट्यूरिंग को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज और आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहेंगे? AL ट्यूरिंग को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के सूर्य से निकटतम दूरी
को क्या कहते हैं? यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो सबसे कम दूरी है, यानी लगभग होगा 14.75 करोड़ किलोमीटर है। याद रखिए, इतना ही दूरी है, ये सबसे कम दूरी है। इस स्थिति को हम लोग उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। और यह स्थिति कब आती है? तो याद रखिएगा 3 जनवरी को आती है। 3 जनवरी को सबसे कम दूरी पे पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस रहती है, जिसको हम लोग उपसौर कहेंगे। और वही ऑप्शन बी में है अपसौर। तो अपसौर को हम क्या कहेंगे? यानी 4 जुलाई की घटना। 4 जुलाई को जो होता है वो अपसौर होता है। 4 जुलाई को क्या कहते हैं? अपसौर। क्यों? पृथ्वी सूर्य की दूरी अधिकतम होती है, लगभग होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। इसको हम लोग अपसौर कहेंगे, 4 जुलाई को होती है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को किसने प्रतिपादित किया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को किसने प्रतिपादित किया? याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि आपको ऑप्शन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग जानते थे, या याद रखिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को ही आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। तो आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में आपको लिखा है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन से एक क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक चयन को किसने लिखा? प्राकृतिक चयन जो है, प्राकृतिक चयन, ये इसके प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिए चार्ल्स डार्विन है। ऑप्शन बी में है वाटसन और क्रिक। तो याद रखिएगा कि डीएनए की खोजकर्ता के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? तो वाटसन क्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। डीएनए की खोज किसने किया? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये पर्यटन दिवस विश्व का है, तो ये 27 सितंबर को मनाते हैं। कितना तारीख को? 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। और वही भारतीय पर्यटन दिवस रहेगा, भारत में जो पर्यटन दिवस रहेगा वो कब रहेगा? तो याद रखिएगा 25 जनवरी को रहेगा, 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इससे कुछ मिलती जुलती क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस जो है, संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। या भारत में हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को 1949 में अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं? तो 3 दिसंबर, जो कि आने वाला है 1 महीना में, तो वो 3 दिसंबर को हम लोग क्या मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो आपको बता दें कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी, और किसने की थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ये याद रखिएगा कि सर विलियम जोन्स के द्वारा ही ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और आगे देखिए, 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स था, याद रखिएगा। 1784 में कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे, या भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी देख लीजिए, एक और छूट गया क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ओजोन परत जो है वो किस में मापी जाती है? डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि पर कब स्थापित हुआ? मतलब रामसर सम्मेलन जो है ना, वो आर्द्रभूमि से संबंधित है, वो कब स्थापित हुआ? तो रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में। रामसर सम्मेलन कब हुआ? 1971 में। और ये इसको लागू किया गया कब? 21 दिसंबर 1975 को लागू किया गया पूरे देश में। रामसर सम्मेलन को लागू करके 21 दिसंबर 1975 में लागू किया गया, 1971 में स्थापना किया गया था। ये याद रखिएगा, रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है, ईरान का, जहाँ पे हुआ था क्या कि भविष्य के लिए झील और भूमि के संरक्षण पर वो सम्मेलन हुआ था। भविष्य के लिए झीलों और भूमि के संरक्षण पे विषय पर वो सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन, याद रखिएगा। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि भारत में जो सबसे छोटी रामसर स्थल है वो है रेणुका झील। और रेणुका झील कहाँ पे है? तो ये भी याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में। ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए कि भारत में सबसे छोटी रामसर स्थल कौन सी है? रेणुका झील है। और रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। ये याद रखिएगा, तमिलनाडु में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहीं पे पाई जाती है और टोडा जनजाति। और टोडा के साथ साथ याद रखिएगा तमग भी याद रखिएगा, हाँ ये याद रखिएगा, ये भी तमिलनाडु में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? कौन सा आर्टिकल है जिसमें गौ हत्या पर हम लोग क्या करते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिखा होगा 33, 22, 45, 48। तो ऑप्शन इसका डी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 48 अनुच्छेद में। देखिए यहाँ लिखा है आर्टिकल
48 में यानी 48 में लिखा गया है कि राज्य सरकार जो है वो दुधारू एवं भारवाहक पशु की हत्या पर रोक लगाएगा। कोई भी जो गाय दूध देगी या भारवाहक जो पशु है उसकी हत्या पर रोक लगाने का काम जो है आर्टिकल 48 के द्वारा किया गया और उसके विकास और संवर्धन के लिए उसमें काम किया जाएगा, ये राज्य सरकार के द्वारा बोला गया है। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के क में लिखा गया क्या कि पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पर्यावरण संरक्षण का हम लोग देखभाल करेंगे आर्टिकल 48 क के अंतर्गत। और ये भी याद रखिएगा अनुच्छेद 33 के अनुसार जो है मौलिक अधिकार संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। वो किस आर्टिकल में है? 33 आर्टिकल में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक है। कौन ब्लॉक है? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑप्शन तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। क्यों? देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखा है क्या, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्षता से और पार्टी से त्यागपत्र देकर इस ब्लॉक की स्थापना की गई। जब कांग्रेस के अध्यक्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन उन्होंने उस पार्टी से त्याग दे दिया, तो उनके बाद ही 1939 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, किस अधिनियम ने, कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा कंपनी ने जो भारत में व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? भारत के व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया किस एक्ट के तहत? तो यहाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, 1784 का पिट्स एक्ट नहीं, तो याद रखिए 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा ये समाप्त कर देगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया, किंतु उनका जो है कुछ चीनी और चाय के व्यापार का अधिकार बना रहा। मैंने सभी चीज़ का व्यापार खत्म कर देगा, लेकिन चीनी और चाय के व्यापार को अभी तक एक अधिकार बनाए रखा। और ये भी याद रखिएगा कि इस एक्ट के तहत जो है ना शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जो है ना वो दिया गया है। इस एक्ट के तहत क्या दिया? शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन और साहित्य के सुधार और पुनरुत्थान के लिए रखा गया था इस एक्ट के तहत। और यही एक्ट है जिसके द्वारा ईसाई मिशनरियों के जो है भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली थी। क्वेश्चन पूछता है कि ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार करने के लिए कौन सी एक्ट के द्वारा अनुमति मिली? तो याद रखिए 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, और शिक्षा पर 1 लाख रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैडलर कमीशन किससे जुड़ा है? यहाँ पे प्रश्न देख रहे होंगे, सैडलर कमीशन किससे जुड़ा है? तो न्याय विभाग से, पुलिस विभाग से, शिक्षा विभाग से, मालगुजारी से। तो याद रखिएगा ये है आपको शिक्षा विभाग जो है शिक्षा विभाग से जुड़ा है। सैडलर आयोग जो है वो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन है? एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट में उसको नेपाल में क्या कहा गया है? सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग दिहांग नाम से जानते हैं। याद रखें अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? दिहांग। और कपास उत्पादन करना है तो कपास उत्पादन के लिए जो मिट्टी आवश्यक होगी वो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि कपास में 1 नंबर पे जो है राज्य वो है गुजरात और 2 नंबर पे है महाराष्ट्र। कपास उत्पादन में 1 नंबर पे गुजरात है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है, ये याद रखिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। और जिनको वीडियो पसंद आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अच्छा अपडेट के लिए, अच्छा क्वेश्चन के लिए। थैंक यू। जय हिंद।